जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 10 मार्च और 10 मार्च को आपका एसएससी एचएसएल का एग्जाम थर्ड शिफ्ट का भी समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके इसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसी पर दोस्तों आपको मैसेज करना और टेलीग्राम का लिंक भी आपको बताएंगे कहाँ पर मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि जलदूत एप्लीकेशन है क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया था। तो आपको बता दें, जलदूत एप्लीकेशन सितंबर 2022 में सरकार ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया था, जो कि देश भर में गिरते भूजल के स्तर की समस्या से निपटने के लिए मदद करेगा। इसका मकसद देश के गाँव में गिरते जल स्तर का पता लगाना है, जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। तो आपके ऑप्शन में गिरते हुए जल स्तर का पता लगाने का दिया गया होगा, तो वही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलदूत एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया था? तो सितंबर 2022 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि डेविस कप है जो कि किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप की बात करेंगे दोस्तों, तो डेविस कप दुनिया भर में पुरुषों की टेनिस टीम का मुख्य कार्यक्रम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। एक टेनिस एक टेबल टेनिस दोनों आपका अलग अलग खेल है। तो ये टेनिस आपका होगा, टेबल टेनिस नहीं होगा। ठीक है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF और कॉस्मोस होल्डिंग द्वारा प्रशासित किया जाता है और प्रत्येक कोष विरोधी देशों की टीम के बीच नॉकआउट प्रारूप में खेला जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रवर्तकों ने इसे विश्व टेनिस कप के रूप में वर्णित किया है और विजेताओं को विश्व चैंपियंस टीम के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा और कुछ ट्रॉफियां हैं और खेल है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका डेविस कप, जो कि आज के सेशन में पूछा गया था आपका टेनिस के लिए, पुरुष के लिए। इसके अलावा एक है आपका फेड कप, जो कि आपका टेनिस के लिए ही है लेकिन महिला के लिए है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका वेटमैन कप, जो कि दोस्तों आपका टेनिस के लिए, ये भी आपका महिला के लिए है। इसके अलावा मर्देका कप आपके फुटबॉल के लिए है। एक है दोस्तों आपका राइडर कप, जो कि आपका गोल्फ पुरुष के श्रेणी के लिए कप है। एक है आपका सोलहेम कप, वो आपका गोल्फ महिला के लिए है। वाकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। थॉमस कप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पुरुष बैडमिंटन के लिए है। उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए है। सुधीर रमन कप बैडमिंटन के लिए ही है। स्वेथलिंग कप आपका टेबल टेनिस पुरुष के लिए है। कार्बोलिनो कप आपका टेबल टेनिस महिला के लिए है। सुल्तान अजलान शाह कप वो आपका हॉकी खेल के लिए है, पुरुष श्रेणी के लिए। तो ये सभी कप है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके आज का डेविस कप आया था जो कि आपका टेनिस से संबंधित था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया की बात करेंगे तो राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो आपका इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा सपेरा नृत्य या स्नेक चामन नृत्य इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा इसे 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा कुछ महाराष्ट्र के नृत्य देखें तो आपके एक देखिए लावनी है, एक आपका धनगरी गजा है, लोक नृत्य है, कोली नृत्य, तमाशा, ये सभी नृत्य आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा केरल के नृत्य में देखें तो कथकली के बाद आपका मोहिनीअट्टम, थिरक्कली, चक्याकुथु, ये सब दोस्तों आपके कहाँ के हैं? तो केरल के लोक नृत्य थे। इसके अलावा गुजरात के लोक नृत्य में देखें तो दांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, पधार आदि आपके गुजरात के नृत्य के प्रकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन है या किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका मैक्स वर्स्टापेन ने आपको राइट आंसर हो जाएगा। वर्स्टापेन ने लगातार दूसरी बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब है जो कि अपने नाम किया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स के रूप में ये सत्र में उनकी 12वीं जीत है। वर्स्टापेन 2 या 2 से अधिक बार विश्व चैंपियन बनने वाले 17वें खिलाड़ी हैं। इसके अलावा फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब सर्वाधिक 7 बार माइकल शुमाकर और लुइस हैमिल्टन ने आपका जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वर्स्टापेन ने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कलरिया पट्टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलरिया पट्टू भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुआ था। इसे भारत के अलावा दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से माना जाता है। काफ़ी लोगों को मानना है कि कलरिया पट्टू ही दुनिया के सभी मार्शल आर्ट्स की जननी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कलरिया पट्टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि एक गेंद में 3000 इकाई संवेग है। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए, वेग दोगुना अगर कर दिया जाएगा तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा आपका 4 गुना हो जाएगा। तो आपका वेग दोगुना कर दिया गया था तो 3000 इकाई था, तो 3000 2 गुना आपका 6000 इसका नया संवेग हो जाएगा, तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया था। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 में ये लिखा गया पहला उपन्यास था उनका। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राजसिंह, बृहपक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दिया है। दुर्गेश नंदिनी किस भाषा में लिखा गया था, तो बांग्ला भाषा में ही लिखा गया था। इसके अलावा आनंद मठ की बात करें तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसी से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से ही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया था, तो ये आपका तिब्बत का पठार हो जाएगा, जो कि आपका तकरीबन 5000 मीटर ऊंचा है, जो कि उत्तर में कुनलुन व दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार पूर्वी एशिया में स्थित है। इसके अलावा अगला है आपका दक्कन का पठार, जो कि दोस्तों जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये भारत का विशालतम पठार है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार आपका त्रिभुजाकार है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा पठार पूछेगा तो आपका राइट आंसर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा पठार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि आपका 8586 मीटर ऊंची है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके अलावा है अगला आपका नंदा देवी चोटी, जो कि आपका 7816 मीटर ऊंचा है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें सबसे अधिक ऊंचाइयों वाला वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। यह पूरी चोटी भारत में ही स्थित है। इसके अलावा है अगला आपका कामेट चोटी, जो कि आपका 7756 मीटर ऊंचा है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह तिब्बत के पठार के पास ही स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम इनमें से कौन नहीं है। तो पूर्वी तट का जो क्षेत्रीय नाम है दोस्तों आपका, उड़ीसा में इसे उत्कल तट और तमिलनाडु में दोस्तों आपका कोरोमंडल तट या पायन तट घाट कहा जाता है। तो आपका एक तमिलनाडु तट दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तमिलनाडु तट इसका नाम नहीं है, तमिलनाडु में आपका कोरोमंडल तट के नाम से इसे जाना जाता है। एक ऑप्शन में आपका मालाबार तट था, मालाबार, उत्कल और कोरोमंडल, ये आपका पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम है। पश्चिमी तट के क्षेत्रीय नाम देखें तो कोंकण तट, महाराष्ट्र तट, गोवा तट, मालाबार तट, केरल और कर्नाटक तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम दोस्तों आपका मालाबार तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार तट आपका पश्चिमी तट का क्षेत्रीय नाम है, ना कि पूर्वी तट का। इसके अलावा भारत के पूर्वी घाट को दोस्तों कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम आपका तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट और उत्कल तट हो जाएगा। मालाबार तट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पश्चिमी तट का क्षेत्रीय नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो आयुध अधिनियम की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका 1959 में पारित किया गया था। यह अधिनियम आयुध अधिनियम 1959 के नाम से जाना जाता है। आयुध अधिनियम की बात करेंगे तो ये नियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य खिलाड़ियों द्वारा रखे जाने वाले अग्नायुद्धों की संख्या में वृद्धि करना। आयुध अधिनियम 1959 में देश के भीतर हथियारों को गैर कानूनी संग्रह को रोकने के लिए लाया गया था। ज्ञात रहे कि 1959 के इस अधिनियम में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2019 में आयुध संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्र के 4 वर्ग हैं। पहला तो है आपका तत् या ततुवाद्य, जो कि आपका तारयुक्त होता है। दूसरा है औनद्धवाद्य, ढोल या नगाड़ा जिसे कहते हैं। एक आपका है घनवाद्य, जिसे कि घंटिया, सांझ, घड़ताल से संबंधित है। एक है आपका सुशीरवाद्य, जो कि वायु से बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो आपका ठोस वाद्य यंत्र पूछा गया था, जो कि आपका घन वाद्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। घन वाद्य ठोस वाद्य यंत्रों की शैली है, जिसमें एक ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होता है। उन्हें इडियोफोन यंत्र भी कहा जाता है। घन वाद्य के उदाहरण है मंजीरा, जल तरंग, कच्छ तरंग, जाज, घड़तल आदि। इसके अलावा तत्ववाद्य तार वाले वाद्य यंत्र है, जहाँ पर ध्वनि के तार के कंपन से उत्पन्न होता है, जैसे बीना सितार है। एक है आपका सुशीरवाद्य या पवन वाद्य यंत्रों में एक खोखले स्तंभ में फूंकने से ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे कि आपका बांसुरी, शहनाई, पुंगी।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा आपका स्थल है, तो इसका राइट आंसर आपका हड़प्पा ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की बात करेंगे तो यह स्थल आपके वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था, ये रवि नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका हड़प्पा ही था। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल ही सबसे पहले खोजा गया था। सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो था। भारत में सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी है। इसके अलावा उसका हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह आपका लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके अलावा लोथल भोगवा नदी के किनारे है। एक आपका धोलावीरा, जो कि 40वां यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, वह भी आपका गुजरात में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अजीज़ खुमार की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था। अजीज़ खुमार, जिससे कि दोस्तों आपका शराब बनाने वाला या बेचने वाला के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये दोस्तों आपका सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल या कि शराब बनाने वाले या बेचने वाले फिरोज हजाज नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्जी और लद्दा पीरा नामक मलियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ठीक है, तो आपको बता दें ये आपका शराब बनाने वाला का नाम अजीज़ खुमार था, लेकिन अगर नाई पूछेगा तो फिरोज हजमाक नामक नाई, और आपका बावर्ची पूछेगा तो आपका मनका तबाक नामक बावर्जी, और आपका लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। मालियों को जो काम करता था वो आपका लड्डा या पीरा कहलाता था। ये लोग सुल्तान के चापलूस करके बड़े पदों पर आए थे। इनके अंदर बड़े पद पाने की योग्यताएं नहीं थी। इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्ति को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने में क्षमता के उदाहरण के रूप में व्यक्त किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था श्रेष्ठा का, ये जो आपका श्रेष्ठा है, श्रेष्ठा के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 350 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है जो कि दिया था। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को 350 मिलियन डॉलर यानी कि 2832 करोड़ रुपए से अधिक की लोन की मंजूरी दी थी। तो आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर इस्तेमाल करेगा। यह विशेष रूप से किशोर लड़कियों और रोग निगरानी पर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद जो 50 से किससे संबंधित है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है आपका अनुच्छेद 50 से संबंधित है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित कराना और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, तो आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करना आपका अनुच्छेद 50 राइट आंसर हो जाएगा। गया था कि अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने किस पदार्थ की बहुतायत का पता लगाया है। तो आपका चंद्रयान 2 ने स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जैसे कि इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ने ऑर्बिटर पर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की बहुतायत को मैप किया है। इसके अलावा चंद्रयान 1 एक्स-रे फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने एक्स-रे पर अपनी विद्युत रेखा से सोडियम का पता लगाया था, जिससे चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा की मैपिंग की संभावनाएं जो कि खुल गया था। तो आपका राइट आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। क्या था कि MPI के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं। तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ लोग गरीब भारत में हैं। तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। इसके बाद आपका नाइजीरिया में 9.86 करोड़ गरीब है। ठीक है, तो आपका भारत पहला, नाइजीरिया दूसरा। इनमें से 2/3 लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिससे कम से कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। एक क्वेश्चन पूछा गया था अम्बाला से सुंदरवन तक ढाल कितना मीटर है। तो इसका ऊंचाई आपका 264 मीटर यानी कि 866 फीट है। तो आपका 264 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक परिस्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की जो लंबाई है आपका 1800 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे दोस्तों, तो वह दर है जिस पर भारतीय कमर्शियल बैंक यानी RBI को पैसा उधार देता है। यह द्विमासिक बैठक में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तय किया गया दर है। कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देने का कारण यह है कि बदले में RBI उन्हें अधिशेष धन पर आकर्षक ब्याज देता है। रिवर्स रेपो रेट और मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई के बीच अप्रत्यक्ष संबंध है। यदि रिवर्स रेपो रेट दर घटती है तो धन की आपूर्ति है जो कि बढ़ जाती है। ठीक है, इसके विलोमतः आपका एक रेपो रेट होता है। रेपो रेट आपका पुनः खरीद विकल्प से बना है। यह वह मूल्य है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नकदी की कमी की स्थिति में कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। साथ ही मुद्रास्फीति को रोकने के लिए इसी दर का इस्तेमाल किया जाता है।
यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो आरबीआई रेपो दर बढ़ा देता है, इसलिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेने से बचते हैं। ऐसे में अगर यदि कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंकों से पैसा नहीं लेंगे तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि देश में महंगाई नहीं होने पर इसके विपरीत रुख अपनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पीएमजेवाई 2018 किस लिए शुरू किया गया था? तो आयुष्मान भारत योजना या भारत जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना का घोषणा किया था। इस योजना का जो उद्देश्य था, आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर स्वास्थ्य बीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा ट्रांसमिशन किस मोड से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तब इसका जो आपका फैक्ट है वो देखिए कि जब डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं के एक साथ एक ही समय पॉसिबल होता है तो ट्रांसमिशन मोड को फुल डुप्लेक्स ट्रांसमीटर मोड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर टेलीफोन मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसे माध्यम से एक साथ एक ही समय में दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था की सर्किट बोर्ड से रिलेटेड कि कौन सा आपका की सर्किट बोर्ड है, तो आपका मदरबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट है, जिससे इसे सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। यह भारत के सभी परिधियों उपकरणों के बीच संबंध रखता है, अनुमति देता है। इसके अलावा ये सीपीयू और मेमोरी के बीच कनेक्टर के रूप में भी काम करता है। इसका एक सब सिस्टम है जिसे सेंट्रल प्रोसेसर कहा जाता है। पूछा गया था कि डैश किरण परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ कोण बनाता है, तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले जो कोण होते हैं उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन परावर्तन कोण हो जाएगा। ऑप्शन में विसरण कोण, अपवर्तन कोण दिया गया था, तो आपका राइट आंसर परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के